ठीक है, आ रही क्या वीडियो वगैरह? इज इट कमिंग? ठीक है, देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है हम लोग को, इसने भले ही मार्क नहीं दिया ये वाला। प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चार चार चार। ठीक है, ऑल्दो हमने स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अभी हमने sp3 पढ़ लिया है। ठीक है, बट हमने ये नहीं पढ़ा है dsp2 को। ठीक है ना, dsp2 और sp3 यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अ, और एक होता है, वो बहुत रेयर होता है, उस उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो बहुत रेयर है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, समझो। तो एक टेट्राहेड्रल होगा, एक स्क्वायर प्लेनर होगा। मान लो मैंने तुम्हें नहीं भी पढ़ाया, ठीक है, लेट अस से वी डोंट इवन नो कि ये तो 100% पता है कि ये टेट्राहेड्रल होगा करके, ये 100% पता है ये स्क्वायर प्लेनर होगा करके, dsp2 विल बी स्क्वायर प्लेनर, है ना, एक डी ऑर्बिटल यूज हो जाए। ठीक है, शायद मैं उस दिन गलती से d3s बोल दिया था, ये भी होता है, बट इसको नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो dsp2 मान करके चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे और देखेंगे क्या हमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकता है एक, है ना, तो करके देखते हैं। NIBR में आते हैं, NIBR4। देखो NIBR4 में ना ऊपर ऊपर से हमें ऐसा डर लगने लगा है कि NIBR4 में ये तो वीक होता है, तो sp3 हो सकता है करके। अब वैसे तो यहाँ पे भी वीक है तुम बोल दोगे, यहाँ पे स्ट्रांग है भले ही, लेकिन ये भी वीक है बोल दोगे। बट लेट अस कम एंड सी। तो एक बार ट्राई करो इसका, खुद निकाल करके देखो। ठीक है, देखो कि वैसे तो मैंने तुम्हें बोला है ना कि ऐसे करके ही देखना करके। ठीक है, ये हैबिट डालोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बट जल्दी जल्दी जैसे तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तुम समझ पाओगे कि कब किस केस में हम लोग ये वाले नोटेशन को ना भी यूज करें। जब क्वेश्चन एकदम प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, जैसे इसको बनाए, और हमें बस ये जानना है कि भाई पेयरिंग होगी कि नहीं होगी करके। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे BR बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो पेयरिंग नहीं करा रहे बोल रहे अपन। ठीक है, पहले भरे होंगे, ऊपर में भर दिए होंगे। ठीक है, फिर इधर आ गए होंगे। हम यहाँ से भी उसी चीज को एक बार कंक्लूड कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो। कंक्लूड कर रहे हैं परफेक्टली, उससे हम लोग अरेंजमेंट नहीं बता पा रहे हैं एग्जैक्टली। ऑर्बिटल्स का एग्जैक्टली अरेंजमेंट तो T2G और EG वाले कॉम्बिनेशन कन्फिग्रेशन से ही आएगा कि T2G और EG में कितना कितना भरा है। ठीक है, इन लोग पे आते हैं।
AU+3 है। चलो यार एक बार पढ़ ही लेते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को। DSP2, हाँ DSP2 होगा, इन दोनों का DSP2 होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। स्क्वायर प्लेनर को पढ़ लेते हैं एक बार। नेटवर्क एरर दिखा रहा है इधर, तुम्हारे में भी है क्या? ठीक है, देखो स्क्वायर प्लेनर के ना एग्जांपल्स को हम लोग को याद कर लेना है बेसिकली। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे बट एग्जांपल्स याद कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे ही तो पूछ सकता है ना वो, और क्या कर सकता है कि कब स्क्वायर प्लेनर होगा और कब इसमें होगा करके, टेट्राहेड्रल होगा करके। ठीक है, तो ये याद रखना, स्क्वायर प्लेनर में बेसिकली एज द नेम सजेस्ट एक प्लेन है, वहां पे स्क्वायर फॉर्मेशन में है ये लोग। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब लिगेंड जो है ना खुद से सिर्फ और सिर्फ फेसेस पे अटैक करें, फेस सेंटर पे, भी 4 डायरेक्शन से। पहले याद करो टेट्राहेड्रल में किधर से आ रहा था, जब मैंने बनाया था तो ये 4 जगह पे बनाए थे अपन, इसके इधर, इसके इधर, ठीक है, यहाँ से आते थे, यहाँ से आते थे, ये टेट्राहेड्रल की बात हुई। जब वैसे अटैक करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन में बनेगा। ये तुम पहले से नहीं बता सकते सिर्फ कंपाउंड देख करके ना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा तो इसमें ये 4 डायरेक्शन से आ रहे हैं मान लो, तब स्क्वायर प्लेनर बनता है। ठीक है, इन 4 पोजिशंस पे, एक बैकग्राउंड, एक पीछे में, एक यहाँ पे। ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा और, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिया है मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब ऐसा होता है ना तो ऑफ कोर्स फिर से वही बात मैं तुम्हें दोबारा बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही आता है, ये कैसे पता? इससे बेटर आंसर ये होगा कि अगर ऐसे अटैक करेंगे तब उनको स्क्वायर प्लेनर बोल देंगे। ठीक है ना, तो इनके अलोंग पे जब ये अटैक करते हैं, दिस इज नॉट वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ये बता दे रहा हूँ। इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग जानने से अच्छा है याद कर लो एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब रिपल्शन कैसे होगा देखना। देखो पहले ही जो स्प्लिटिंग थी ना, उसी को बेस मान करके करते हैं। देखो कोई भी बाहर से आता है तो 2 हिस्से में तो स्प्लिटिंग हो ही जाती थी हमारी। ठीक है, अब इसमें जो ये वाले जो 4 लोग दिख रहे हैं उनका नाम मैं अगर एक्स स्क्वायर, सॉरी, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दूं, इसके जो 4 लोब है ना, 4 लोब होंगे इसके, 4 लोब्स, उन्हीं को अटैक कर रहा है करके, तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो रियलिटी में जिसको हम लोग पहले ऊपर में टेट्राहेड्रल के केस में, है ना, टेट्राहेड्रल के केस में 2 लोग ऊपर रहते थे। ठीक है, ई वाले 2 ऊपर रहते थे, ईजी नाम नहीं रखते थे इसमें क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं रहती थी, एक बात मैंने बोली थी, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, नाम बस ई रखते हैं ऐसा करके बोल देना ईजी की जगह। तो ईजी वाले भी 2 भाग में स्प्लिट हो गए। ऊपर वाला जो है वो मैक्सिमम रिपल्शन फेस कर रहा था, उसका नाम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये पक्का डीजेड स्क्वायर होगा। डीजेड स्क्वायर वाले को तो कम फेस करना पड़ रहा है ना, ये वाला लोब जो है ये डीजेड स्क्वायर का लोब है। ठीक है, और इसमें देखो तुम जब ये अटैक करने आ रहा है लिगेंड, तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाले भी बिल्कुल स्प्लिट नहीं होते, नीचे वालों की भी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब जो ऑब्जर्व्ड है वो बता रहा हूं मैं अगेन।
ठीक है, और स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, देखो। देखो जो रिमेनिंग डायरेक्शन है उसमें 3 लोग हैं ना, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। मैं तुमसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ, देखो जो भी वाई जेड में हो रहा हो, जेड एक्स में हो रहा होगा, उसमें तो सिमेट्री है, बिकॉज ये लिगेंड्स जो लोग अटैक कर रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग प्लेन को कैसे नाम दिए हैं देख लो एक बार, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। ये प्लेन पे वो लोग अटैक करने आ रहे हैं, ठीक है, और इस प्लेन का नाम मैंने दिया है एक्स वाई, ठीक है, और ऊपर में जेड है हमारे लिए। तो इनमें एक्स वाई और जेड एक्स वाले तो अलग बिहेवियर शो करेंगे और इनको अलग से फेस हो रहा होगा। अब भाई डी एक्स वाई के अलॉन्ग नहीं रहता है ना, बट इनके 45 डिग्री में तो आ रहा है ना वो, ये डी एक्स वाई है, ठीक है। तो इन दोनों में डी एक्स वाई ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा और ये दोनों कम एनर्जेटिक रह जाएंगे। इफ दिस लॉजिक इज एक्सेप्टेबल टू यू देन से। ठीक है, एक बार और देखो, मैं ये बोलने वाला हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस हुआ, बिकॉज उनके ही लोब्स के एक्सिस के अलॉन्ग आ गए, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अब डीजेड स्क्वायर बनाऊंगा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। डीजेड स्क्वायर वाले जो परपेंडिकुलर एक्सिस में है, लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं, उनसे तो परपेंडिकुलर दुनिया में है वो लोग, ठीक है, तो उनको तो सबसे कम रिपल्शन फेस होना है, कम होना है, सबसे कम नहीं कम होना है, तो वो नीचे आ गए। लेकिन जो हमारे लिए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो नीचे में थे, वो तीनों वो तीनों एग्जैक्टली सेम अमाउंट रिपल्शन फेस नहीं कर रहे हैं इस केस में, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस में ये 45 डिग्री पे ये 45 डिग्री पे लोग रखे हुए हैं, ठीक है, बट मतलब ये ज्यादा फेस कर रहा है ये दोनों से, और ये दोनों कैसे रखे हुए हैं, ये दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं ना, जो हमने यहाँ पे प्लेन बनाया है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे रखे हुए हैं साइडवेज, और यहां से अटैक हो रहा है। इनको ये एक्स वाई से कम रिपल्शन मिल रहा है, ये बोल रहा हूँ सार्थक, दे फेस मोर रिपल्शन, ये वाला मोर, और ये वाला लेस रिपल्शन, इनके कंपैरिजन में, है ना। ठीक है, सब समझ गए होंगे अल्फिया और सृष्टि भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको भी स्प्लिट कर देंगे, और इनकी जब स्प्लिटिंग होती है ना तो इंटरेस्टिंगली, ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये पाया गया है कि ये नीचे पहुंच जाता है और ये इससे ऊपर चले जाता है, यहाँ पे रहता है एक्स वाई, और यहाँ पे रहता है 2 लोग। इनको फीलिंग नहीं करना है, ये मतलब इनको फिल अप करके दिखाना नहीं है हम लोग को, वाई जेड, ठीक है। जो ये है ये काफी कम रिपल्शन फेस कर रहा होगा, तुम्हें मालूम है ये सबसे नीचे एनर्जी में होना चाहिए था, क्योंकि ट्रूली परपेंडिकुलर है। सोचो ना, ये लोग तो ट्रूली परपेंडिकुलर है इससे, जो साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है, ये तो फिर भी एक बार देख पा रहे हैं कि इसके करीब है या फिर सिमेट्रिक जगह पे है, इससे भी परपेंडिकुलर जगह पे वो है, मतलब चुपचाप बच करके निकला हुआ जगह पे है ये, ठीक है। तो ना वाकई में कहें तो इसको सबसे कम रिपल्शन फेस होना चाहिए था। बट क्या होता है बीच में ना वो वाले लोब रहते हैं, याद है, इसका रिंग भी तो रहता है ना, इस वाले का डीजेड स्क्वायर का, देयर इज अ सेंट्रल रिंग, ये वाला रिंग, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वाला रिंग है ना, इसके चलते ही ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, वरना इसको सबसे कम फेस होता, ठीक है। अब इसमें तुम्हें 3 लेवल दिख रहा है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ठीक है। तुम्हें बस याद रखना है कि डेल्टा 1 जो होता है सबसे बड़ा होता है डेल्टा 2 से, डेल्टा 3 से, यही बात याद रखनी है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि
स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है, तो तुम बोलोगे यही वाला गैप। ठीक है, यही वाला गैप है बोलोगे। और ये तुम्हें याद होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी स्प्लिटिंग हुई है। 1.3 टाइम्स हमारा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग रहता है। ऑक्टाहेड्रल से भी ज़्यादा बड़ी स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाती है। ठीक है, बट ये टोटल मिला करके ऑक्टाहेड्रल से बड़ी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पेज में तो बताओ, ये पेज में देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो। गाइडलाइन ये है, मतलब हाउ वी विल आइडेंटिफाई। तो एक जनरल गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब डाउट करेंगे हम, कंफर्म तो बोल नहीं सकते, है ना। तो D8 वाले बनाते हैं, जिनमें डी में 8 भर जाए ना, बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर मेनली। केमिस्ट्री है तो मेनली वर्ड तो डालना ही पड़ेगा। वेरी रेयरली, हमें पूछेगा नहीं ज्यादातर, वेरी रेयरली D7 D9 वाले भी बना लेंगे। ठीक है, अब D8 वाले क्यों बनाते हैं इसका रीजन मैं बता सकता हूँ। D8 वाले ना इसलिए बनाते हैं, तुम सोचो यहाँ पे मेरे को 8 भरना होगा, यहाँ पे। ठीक है, 8 भरना है तो नीचे, नीचे, है ना। समझ रहे हो, यहाँ पे भाई फिर इट डिपेंड्स। ये सबसे टॉप वाले को छोड़ दे यार, 8 भरने हैं ना, तो टॉप वाले को छोड़ के बाकी सबको भर दो 1 मिनट के लिए। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, 8 तो भरना ही है। वहां पे गलत भर दिया मैंने। ठीक है, ये 8 भर गए। तो देखो ये बेसिकली, ये जो हमारा पहले का सेंट्रल लेवल है ना, ये सेंट्रल लेवल एक्चुअली ये वाला लेवल है। तो मैं ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ इसको। एग्जैक्टली कहाँ से पास होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो सबसे बड़ा गैप है ना, इन तीनों गैप में जो सबसे बड़ा गैप है, उसको हम छोड़ ही दिए, उस गैप की तरफ गए ही नहीं। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वाले में भरे ही नहीं, कम कम एनर्जी वालों में हमने भरा है। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वाले में नहीं भरा, कम कम वालों में भरा है। और यही सबसे बड़ा गैप था, मतलब ये वाला। या तो जो हमारा सेंट्रल लाइन है इसके थोड़ा ऊपर भी हो तो चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम नंबर जो है हमने तो कम वालों में भर दिए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन those orbital which are having less energy. It is evident from the splitting because the gap of the delta 1 is the highest, and so if filled in dx square minus y square would have been the highest energetic electrons and we completely left those. तो D8 वालों में हमने छेड़ा नहीं हाईएस्ट एनर्जी वाले को। ठीक है, इसलिए ये स्टेबल रहते हैं। समझ रहे हो क्या। वो क्रिस्टल फिस्ट स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ही निकलेगा इसका आंसर। ये तो मैं ऐसे ही ऊपर से बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे सिलेबस में डेप्थ में नहीं है। वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो निकालना सीखे थे, उसमें प्लस वाला जो ऑर्बिटल है ना, उसमें तो मतलब जैसे प्लस जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले में जीरो भरे, उससे लोअर एनर्जी वालों में हमने भर रखा है, फिर माइनस वालों में तो फुल भर रखा है, फुल। माइनस माइनस वालों में। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं है कि ये प्लस, ये भी माइनस होता है कि प्लस होता है, बट अगर ये प्लस भी है तो दो ही भरे हैं ना अपन। और जो माइनस ज्यादा वाले हैं, बड़े बड़े माइनस वाले, उनमें भर करके रख दिया है 4 4 8। तो ये माइनस के चलते हाई हाई अमाउंट ऑफ, बहुत बहुत लोअर वैल्यू आई है कुल मिलाकर के। ये एनर्जी जो ये एग्जिस्ट कर रहा है, रख रहा है, वो कम है। ओ कहाँ चले गया ये। बुरा मान गया क्या, खत्म ही हो गया क्या सब चीज। ये देख कहाँ चले गए यार।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी तक जो पढ़े उसका सार ये है कि D8 वाले जो हैं, D8 वाले शो करेंगे, तो D8 को ढूंढते रहना। मैं तुम्हें लिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं ऐसे। देखो 3D8 में Ni2+ जो है ना, Ni2+ बेसिकली 3D8 कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर शो करेगा विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड। समझ पा रहे हो? जब जब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो पेयरिंग करा देगा, ऐसा सोचेंगे, और पेयरिंग कराएगा तो फिर अंदर वाला एक डी हमें खाली मिल जाएगा। बेसिकली 8 भर गए तो आखिरी वाला खाली मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग के साथ में। अगर हम 4D के बारे में बात करें या फिर 5D के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि इनके लिए तो एनी लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोई रीजन याद कर सकते हैं? रीजन ये था बिकॉज वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होने के चलते ये बेटर बॉन्ड बनाते थे उनके साथ में, मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता था, तो वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता था। ठीक है, तो एनी लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब ऑलवेज पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग करा देते हैं क्या क्या मतलब है, वो जो स्प्लिटिंग वाली जो हाइट रहती है ना, उस हाइट को जंप करने से अच्छा ये लोग बोलते हैं हम लोग पेयर कर लें। एनी लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज पेयरिंग, तो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। अब ये बात जब मैंने ऑलवेज लिख दी है, केमिस्ट्री में ऐसे स्टेटमेंट काफी रेयर होते हैं, समझ रहे हो ना? ऑलवेज, ऑलवेज पेयरिंग मतलब ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। तो रट लें क्या इसको? मैं तुम्हें कुछ सेकंड दिया रटने के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए ना, तभी। जिन 4D8 5D8 वालों के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो ऑलवेज। ठीक है, Ag3+, Au3+, Pd3+, Pt2+, RH+, Ir+। ठीक है, ये सभी 8 वाले हैं। 4D8 5D8, 4D8 5D8। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल है AgF4। ठीक है, 3+ बोला हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि 3+ ये है और ये 4 बार माइनस है। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर है। AuCl4, ठीक है, माइनस ये भी। इसके लिए बताऊं मैं, तो RHCl PPH3 होल ये वाला, ये RH+ हुआ ना, क्योंकि ये PPH3 का तो कुछ है नहीं, है ना। इसको विल्किंसन कैटलिस्ट भी बोलते हैं, याद रखना तुम्हें। तुम यहाँ की थ्योरी कंप्लीटली समझ गए हो क्या, या इस पेज में जो लिख रखा है ब्लाइंड शॉट है? सीधे बोल दिया कि 4D8 या फिर 5D8 आ गए ना, जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, ऑलवेज पेयरिंग ऑलवेज लिखा हुआ है, इससे अच्छा क्या चाहिए? निकल के केस में थोड़ा खेल है, निकल के केस में जब स्क्वायर फील्ड रहेगा तभी होगा। ठीक है, सम मोर स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस, सम मोर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। CuNH3 2+। ठीक है, याद कर लेना है जितने एग्जांपल आ रहे हैं, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा इनको रट लेने का, है ना। वहां पे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ऐसे दिया होता है। जेई एडवांस में क्या करते हैं मालूम है ना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में कंपाउंड के नाम लिख देंगे। ठीक है,
मल्टीपल करेक्ट वाले में, और तुम्हें बताना होगा कौन कौन है, तो उस केस में ना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इतना याद कर लिया अपन। ठीक है, यहाँ पे एक और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक याद रख लो कि पैरामैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर है। याद रखने का है नहीं कुछ, निकाल सकते हो तुम। कोई मेरे को लॉजिक बता सकते हो ऊपर ऊपर से क्यों पैरामैग्नेटिक लिख दिया हमने यहाँ पे? जल्दी से देख करके बता सकते हो क्या? तुम लोग हो भी उधर। ओके स्टूडेंट्स, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इफ यू आर देयर और नॉट। ठीक है ना, ओके चलो। देखो यार, मैं ऊपर से लॉजिक बता रहा हूँ, तुम लोग घर में ट्राई कर सकते हो इनके अरेंजमेंट देखने का। सोचो, ये वाला जब 2+ रहता है, निकल 2+ है ना, तब तो ये परफेक्ट D8 बनता है। ठीक है, ये D8 बनता है। अब इन सबको देख देख करके जो कोबाल्ट है वो भी 2+ बनने आया है ना, तो इसके पास तो D7 हो जाएगा ना, ये D7 हो जाएगा, तो कम से कम एक अनपेयर तो बचेगा इसके पास में। ठीक है, इसलिए पैरामैग्नेटिक आ रहा होगा करके सोच सकते हैं। ठीक है, ये D9 होते हुए भी कैसी हरकतें कर रहे हैं देख लेना। ये D9 होते हुए भी कर रहा है ये हरकत, ये D7 होते हुए भी कर रहा है। वो D7 नहीं है, ये लोग D7 है बट प्रॉपर। ठीक है, तो रटना इनको। तुम एक थंब रूल याद रखो। वैसे ये चीज़ मैं अलग से पढ़ाऊंगा बट बहुत डिटेल में फिर से नहीं पढ़ेंगे। एक थंब रूल याद रखो कि जो कहीं पे पूछते हैं ना कि इनमें से कौन कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, तो कलर्ड वो लोग रहते हैं जिनमें अनपेयर्ड रहते हैं, याद रखना। ठीक है ना, कलर्ड कंपाउंड्स वो रहते हैं जिनमें अनपेयर्ड रहते हैं जनरली, और यही जनरली बात को ही पूछेगा जेई। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन से कंपाउंड इनमें से कलर्ड हैं, तो क्या ढूंढेंगे, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में, उनके कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा तुम ये बताओ कि अगर कोई चीज ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई कंपाउंड पे हमने, कोई कंपाउंड था मान लो, और उस पे हमने ब्लू लाइट भेजा, अ, मान लो भेजा कुछ वाइट भेजा है मान लो, और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका कलर ब्लू दिखेगा क्या? ठीक है, नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स। जो ब्लू एब्जॉर्ब किया है, तो व्हाइट सेंड किए हैं, ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया, तो कंप्लीमेंट्री टू ब्लू वाला दिखेगा। ठीक है ना, इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है हमारे जेई में, बट इतना लॉजिक हमें एक्सेप्टेड होना चाहिए कि ब्लू अगर एब्जॉर्ब किया तो कंप्लीमेंट्री टू ब्लू कलर विल बी विजिबल। अभी कंप्लीमेंट्री कलर का चार्ट जानते हो कैसे बनता है? कंप्लीमेंट्री कलर का ना चार्ट ये होता है, इसको रटना होगा तुम्हें।
विबग्योर पता है? तो हम ऐसे बनाएंगे, देखो, वी वायलेट जैसा ही, वायलेट कलर जैसा ही यहाँ पे हमारे लिए इंडिगो भी रहेगा, सेम कलर है लगभग, विबग्योर। ठीक है, तो अगर ब्लू एब्जॉर्ब किया तो क्या कलर दिखेगा कंपाउंड हम लोग को, तुम लोग मेरे कमेंट में बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट साइड में रहते हैं, ये भी पता हो गया होगा तुमको। ठीक है, तो ऑरेंज दिखेगा, ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, कलर के और भी रीजंस हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन जेई फॉर्म करेगा, या तो कलर हमें बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए उस कंपाउंड के, जैसे एजीबीआर एजीसीएल हमने देख लिया, या तो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बताना होगा। सिर्फ ये नहीं पूछ देगा कि ये कौन से कलर का है, ऐसा नहीं पूछ देगा, क्योंकि उतना थोड़ी रटते फिरेंगे यार। जेई ऑल्सो नोज दैट, कोई भी रैंडम कंपाउंड का नहीं पूछेगा। इतना हिंट देगा कि द कंपाउंड इज एब्जॉर्बिंग रेड कलर, देन व्हाट इज द कलर शोन। उसने ये वाला चार्ट नहीं दिया होगा तुम्हें, तो तुम्हें गेस करना होगा ग्रीन है करके, चार्ट याद करके। ठीक है, तो ये वाला हम बना लिए, ये गोल्ड का हो गया, तब तो ये हमेशा क्या रहेगा? ठीक है, ये तो DsP3 रहेगा, बिकॉज गोल्ड हो गया, है ना, 4D में आ गया इसलिए, सॉरी 5D में आ गया इसलिए। और ये एनाइट PT2+ है, PT2+ को भी उसमें देखा, तो ये भी DsP2 हो गया, DsP2। ठीक है, दोनों स्क्वायर प्लेनर हैं, समझ गए हो क्या थ्योरी से? ये भी 5D8 है। इज इट क्लियर अल्फिया? बहुत ज्यादा रटने को हो जा रहा है क्या? रूल रटे हैं परफेक्ट वाला। 4D8 हो, 5D8 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, काम हो जाएगा हमारा। अब ये देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्लस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे ये दे रखा है, म्यू वगैरह जानते हो कितना, म्यू क्या होता है, अंडर रूट NN+2 होता है। ठीक है ना, तो 1 1+2 हो गया ये, √3 है ना ये, तो मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसमें, वन अनपेयर्ड, इस वाले में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का आंसर बता दिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, ये सब बना लोगे तुम। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना सीख गए हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर वेन एवर यू आर रीडिंग, प्लीज गो थ्रू ऑल द सॉल्ट एग्जाम्पल गिवन इन एनी बुक। वो सॉल्ट एग्जाम्पल को तो रट ही लो, क्योंकि एक बार जैसे मुझे पढ़ा करके कंप्लीटली याद नहीं हुआ है कि वाटर किसके साथ में स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता था, वैसे सीओ था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वाटर सीओ के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, बाकी सब के साथ में वीक बिहेव करता है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, है ना। तो यू हैव टू मग अप द चैप्टर इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे जितने भी दिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो इसको तुम करके दिखाओ मेरे को, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। वाटर सीओ के साथ में स्ट्रांग रहता है, बाकी जगह पे वीक रहता है ना, इस बात को यूटिलाइज करेंगे।
फिर से मैं बोल दूं, शुरुआत में तुम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होगे, फिर तुम्हें रियलाइज हो जाएगा एक दिन कि ऐसे प्रैक्टिस करने का उतना कॉस्ट बेनिफिट आउटपुट नहीं मिल रहा है कभी कभी, तो हम हर बार ऐसे करके ही बना रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही बनाने से ही हमारे 90% क्वेश्चंस बन जाते हैं, समझ रहे हो। देखो खास करके जब वो ना ऐसे क्वेश्चन पूछे ही ना T2G और EG वाले में क्या क्या है, 110 है या फिर कैसा कॉन्फ़िगरेशन है करके, समझ रहे हो। T2G 11110 का क्या मतलब हुआ, T2G के नीचे में एक 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 रखा हुआ है और ऊपर में एक एक रखा हुआ है, तभी ज्यादातर हम लोग को ना ये चीज का जरूरत पड़ता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, अदरवाइज इसी से बन जाता है हर बार, है ना। sp3d2 आ रहा होगा तुम लोग का, ठीक है। आंसर भी देख सकते हो, पीछे में sp3d2 दिया होगा, ठीक है, ये आंसर है, sp3d2 रहेगा। ये बनाना पूरा फिर। See the solution, try to find out in try to find out somewhere in doubtnut etc then ask me। अच्छा यहाँ पे आइसोमरिज्म जो लिख रखा है ना, इसको हमने नहीं पढ़ा है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा है, वी विल बी स्टडिंग दिस थिंग, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अच्छी बात यह है, ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना जिस कदर, उससे काफी ज्यादा सरल है ऑर्गेनिक वाले से। उसमें तो भाई वो RS कॉन्फ़िगरेशन बनाते रहते हैं, ठीक है। न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन बनाते रहते हैं ना, वो सबसे काफी सरल है, एकदम सिंपल रहेगा। 5-6 केसेस होते हैं सिंपल वाले। ओके, ये सब बनाना है तुम्हें। पार्ट 2 मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी आइसोमेरिज्म को छोड़ करके, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म को छोड़ करके तुम ये इतना होमवर्क करो यार। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 और प्रीवियस ईयर्स, मेंस वाला भी और एडवांस वाला भी, इतने से इनफ हो जाएगा, हमारे चैप्टर में ग्रास्प आ जाएगा इतने से, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क फॉर टुमारो। एक्सटेंसिव स्टडी कर लेना, थ्योरी बहुत पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस बना लेना, या फिर थ्योरी पढ़ते पढ़ते बना लेना, मतलब साथ ही साथ, ठीक है। आर यू क्लियर विद द होमवर्क? सुनो यार, जो मैंने तुम्हें वो शेयर किया था ना, वीडियो का लिंक, जो आलोक सर से देख लो, मैं बोलता हूँ बीच बीच में, आई होप तुमने वो देखे होंगे। उसमें ना आगे में दो उसने वीडियो बना रखे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और कुछ एंट्रोपी इफेक्ट पे बना रखा है, ठीक है। नहीं देखने की जरूरत है हम लोग को एज सच, ठीक है क्या। कभी भी देखना ये दोनों, तो देख करके पार कर देना अगर तुम्हें मन हो देखने का, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, टू मच थ्योरी जान करके कुछ नहीं कर पाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरी से क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से। चलो फिर, ये वैसे मैंने शेयर नहीं किया था तुम्हारे साथ में, बट जस्ट इन केस तुम उसको देखो तो ये मत देखना।